कैप्लर्स लॉ। सो कैप्लर्स लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ग्रेविटेशन की बात कर ले, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है। सो दिस इज़ आवर चैप्टर। इसके बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिटेल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट अबाउट द कैप्लर्स लॉ। ओके, सो हमारे पास सपोज दो मासेस हैं, ये m1 है और ये क्या है, ये m2 है, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इन द ग्रेविटेशन चैप्टर, उसको हम r कहेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो कैसा अट्रैक्टिव होता है, वो क्या मतलब, सपोज दिस इज़ द फोर्स, क्या लगेगा, ये लगाएगा इस तरफ अट्रैक्शन करके और ये लगाएगा इस तरफ, ठीक है। सो आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, और ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ मासेस, ये दोनों मासेस के एग्जिस्टेंस के कारण बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे क्या, एफ जी, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट करेगा। और अब एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ GM1 M2 बाय आर का स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द एफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें जी क्या है, जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर मैं बताऊँ कि कैसे ये हमारा बना था ये फॉर्मूला, ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कैसे। सो जो एफ जी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, m1 m2 से, मतलब उन दोनों के मास 1 और मास 1 और मास 2 की मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लाई करने से एफ जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि m1 m2 मास बढ़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सम बढ़ेगा, तो फिर हमारा क्या बढ़ेगा, एफ जी भी बढ़ेगा। सो ठीक है, ये हमें पता चल गया। सो वैसे ही एफ जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगी क्यों, आगे जाके हमें पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो एक प्रॉपर डिस्टेंस है, सपोज r, अब मैं और बढ़ा दूँ, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा सब्जेक्ट में, उतना ही फोर्स क्या होगा, कम होगा। अब सपोज आप यहाँ पर बैठे हो और आपका कोई रिलेटिव या कोई दूर बैठा है, तो उनके बीच में और आपके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। ओके, सो दिस इज ऐसे, फिर इसको हमने पुट कर दिया ऐसे, एफ जी प्रोपोर्शनल टू जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर, ऐसे हो गया। फिर हमारा क्या हुआ, एफ जी। अब यहाँ पे देखो, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो हमने कांस्टेंट में क्या ले लिया, जी, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो हमने एक जी ऐड कर लिया, तो यहाँ पे आ गया एफ जी इज इक्वल्स टू GM1 M2 बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। और जी की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ जी, अंडरस्टूड। ओके, अब हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि जी का यूनिट क्या होगा। सो लेट्स टेक, अब फिर से हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, दैट एफ जी इज इक्वल्स टू GM1 M2 बाय आर का स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि आपका इस चैप्टर में तो पक्का लगेगा ही लगेगा। सो क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं एफ जी आर स्क्वायर बाय M1 M2 इज इक्वल्स टू जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका यूनिट कैसे आ गया, फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है, आर मतलब डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास पता है मीटर होता है, और यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, मीटर 1 और मीटर 2 kg इंटू kg, तो kg का स्क्वायर। सो ये आ गया, ऐसे आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओह सॉरी, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ओके, दिस इज़ वेरी इजी, राइट। ये आपको समझ आ गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फोर्स जो लगता है उसकी प्रॉपर्टीज़, ओके। सो क्या होता है, अट्रैक्टिव लगता है, जो फोर्स होता है ना वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। कैसे, ये देखो, ये एक मास है m1 ले लिया इसको, ये एक मास है m2 ले लिया। अब ये मास इसको अट्रैक्ट करके उधर की तरफ जाएगा और ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा,
ठीक है, ये क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्टिव नेचर होते हैं। और दूसरा फोर्स भी रिलेटिव ही है इससे, कि जो भी वो लगेगा ना वो सेंट्रल फोर्स होगा, मतलब सेंट्रल की तरफ जो होगा फोर्स लगेगा। ठीक है, सेंट्रल की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब कि ये सपोज ये पॉइंट है सेंटर का, ठीक है, और इसके बीच में इसके अलोंग ये क्या लग रहा है, इसके अलोंग ये लग रहा है हमारा फोर्स लग रहा है, उसके अलोंग ये हमारा क्या लग रहा है, उसके अलोंग हमारा फोर्स लग रहा है। सो दिस इज़ द सेंट्रल फोर्स की एक लाइन में क्या लगता है, हमारा फोर्स लगता है। ठीक है, सो तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, कि हमारे पास कोई भी मीडियम हो उसमें डिपेंड नहीं करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज़ ये एक मास है m1, ये एक मास है m2, अंडरस्टूड। सो इसके बीच में ये क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। अभी इसके अंदर जो भरा है उसका मैंने नाम दे दिया वैक्यूम, कुछ नहीं है वैक्यूम, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम प्रेजेंट होता है। सो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, वैक्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन मीडियम को डाल देती हूँ यहाँ पे एक मास m1 है, यहाँ पे एक मास m2 है। तो अब इनके बीच में क्या है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। सो इनके बीच में अब क्या कर देते हैं, ऑयल कर देते हैं। तो अट्रैक्टिव ऑयल कर दो, चाहे आप वाटर कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्टिव Fg क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगा, वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है, ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ कमेंट में थम्स अप ज़रूर दे दें। अब हम अलग दूसरी चीज़ की बात करते हैं, चौथी चीज़ जो है कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें। चौथी चीज़ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या करता है, वह फॉलो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं मीन्स दिस इज आवर मास। मैं आपको एक एग्जांपल अच्छे से देती हूँ। दिस इज आवर m1 मास, कलर चेंज कर लूँ मैं, ओके, लेट्स चेंज द कलर्स टू पर्पल। सपोज दिस इज आवर m1 मास, ये एक हमारा मास है जिसका नाम है m1, ये है एक m2, ये है एक m3 और यहाँ पे हमने लगा दिया एक m4 मास। अब इन सब के बीच में हमने रिलेशन बना दिया, इनको टाई कर दिया या रिलेशन बना दिया। ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन है, इट मीन्स दैट इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा। इनके डिस्टेंस r1, r2 और r3 डिस्टेंस है और इनका फोर्स हम ले लेते हैं f1 ले लेते हैं, f2 ले लेते हैं और f3 ले लेते हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि टोटल जो फोर्स लगेगा m1 पे कितना टोटल फोर्स लगेगा। तो कोई बता सकता है, जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, m1 का फोर्स प्लस m2 का फोर्स प्लस m3 का फोर्स। क्या लगेगा, m2 का फोर्स, m3 का फोर्स और m4 का फोर्स, जो कि मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3, f1 प्लस f2 प्लस f3, मतलब जो फोर्स लगेगा डैट विल बी f1 प्लस f2 प्लस f3। तो दिस इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जो भी उन पे टोटल फोर्स, सपोज हमने इस पे टोटल फोर्स निकालना है, इस पे टोटल फोर्स निकालना है, तो इसका फोर्स प्लस इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसलिए हमने f1, f2 और f3 कंसीडर किया था, ताकि हम इन तीनों फोर्स को क्या कर सकते, ऐड कर सके, एडिशन कर सके इन तीनों फोर्सेस की। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं आप उसका आंसर बता पाते कि नहीं बताते। ग्रेविटेशनल फोर्स आप राइट कर सकते, साथ में लिख लीजिएगा क्वेश्चन। मैं बोलती हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास m एंड m इज सेपरेटेड बाय r इज f। Now, if a point mass 2 meter is placed next to m in contact with it, the force on m due to m and the total force on mass m. Okay, capital M वाला। Okay, so मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ अब। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पॉइंट मास m और m के बीच में है, वो डिस्टेंस r से सेपरेट किया गया है। पहली लाइन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास m and capital M separated by distance r is f. Suppose
this is M, and this is M, and this is M. ओके, सो इनको अलग किया हुआ है हमने डिस्टेंस R से, और इनके बीच में जो फोर्स है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, एफ जी के दिया है हमें, एफ दिया, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट केस. ठीक है, अब सुनो. नाउ इफ अ पॉइंट मास 2m इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू m इन कंटैक्ट विद इट, द फोर्स ऑन m ड्यू टू m विद द टोटल फोर्स ऑन मास कैपिटल M. ठीक है, अब क्या किया है उन्होंने, ये हमारा ऐसे था m, ये था हमारा कैपिटल M, इसके साथ एक और फोर्स ऐड कर दिया जिसका नाम क्या है रखा है 2m, और ये अब दोनों उसके कांटेक्ट में हैं. ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल फोर्स M पे कितना लगेगा. सो लेट्स ट्राइंग टू सॉल्व इट. सो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है, मैं यहाँ पे क्या है M है. सो हमने क्या फार्मूला लगाया था कि जो टोटल मास होगा Fm1 इज इक्वल्स टू, वो किसके मास के इक्वल होगा, कैपिटल M1. ओके, Fm किसके मास के इक्वल होगा, Fm प्लस F2m के मास के इक्वल होगा. ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का. तो कैसे होगा ये सॉल्व, अब Fg का फॉर्मूला लगाते हैं Gm1 m2 बाय r का स्क्वायर. ठीक है, सो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं हमारे छोटे वाले m को, तो हम करेंगे यहाँ पे Gm m बाय r स्क्वायर. ठीक है, Gm m बाय r स्क्वायर, ये हो गया पहले का फोर्स. Fg ऑफ m1 Fg ऑफ m. ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरे का फोर्स. सो इसका भी हमने लिया ऐसे Fg इज इक्वल्स टू, उसका भी कैसे लिया G, बट उसका M क्या है 2 बाहर लिखा देते हैं M बाय R स्क्वायर. ठीक है, ये क्या हो गया F2m. ठीक है, अब हमने इसका फोर्स और इसका फोर्स निकाल दिया. अब क्या हम निकालेंगे F कैपिटल M इज इक्वल्स टू Fm प्लस F2m. सो हाउ कैन वी ऐड इट, Fm इज इक्वल्स टू, Fm की वैल्यू क्या है G m अपॉन R स्क्वायर प्लस G 2G m अपॉन R स्क्वायर. अब कॉमन ले लेते हैं इसको. ठीक है, Gm m अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रहेगी 1 प्लस 2. सो इट इज़ द आंसर इज़, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 3, और ये हम ले लेते हैं इसको F. सो आंसर इज़ 3F. टोटल फोर्स ऑन M जो पहले बाद में लग रहा है M कैपिटल है. सो टोटल फोर्स जो कि केस 1 में लग रहा था, केस 1 में लग रहा था, वो कितना था, टोटल फोर्स ऑन केस 1 वाज F. टोटल फोर्स ऑन केस 2 वाज 3F. सो आंसर आ गया F प्लस F एंड 3F. सो दिस इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. और देखो कितनी इजीली सॉल्व हो गया ना ये. देखो, आप चाहे तो पॉज करके लिख भी सकते हो. मैं आपको थोड़ा शो कर देती हूँ सारी स्क्रीन्स. लुक, सो ओके दिस इज़ अबाउट इट. और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m आर मूविंग राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r. ठीक है, ये हमने जो के वो सारे क्या थे, बेसिक्स थे ग्रेविटेशन के. अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, कैपलर्स लॉ.
सो ठीक है, इसको भी फटाफट बाइंड अप करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। सो कैपलर्स लॉ में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इस लॉ के हिसाब से जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सो दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम इस पार्ट्स में। सन हमारा कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, चाहे तो इधर भी आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ आर सन और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारे ये प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है। So these are the planets that are revolving in the elliptical orbit. Planet नहीं है, ये पोजीशन है कि ये वाला जो planet है ये इधर गया, नहीं पहले इधर गया, फिर इधर से उधर गया, फिर इधर से इधर आया। This are the position of the different planets, ठीक है। सो ठीक है, इसमें क्या है, सिचुएटेड एंड द फोसाई ऑफ एलिप्स, ठीक है। अब देखो ये वाला जो प्लैनेट है ये क्या है, उसके डिस्टेंस कम है इससे और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। इसका डिस्टेंस तो यहाँ पे भी जाएगा, इससे चेंज होते रहते डिस्टेंस। और दिस इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड दिस इज़ द फारेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो पहले लॉ में क्या दिया है, कैपलर्स फर्स्ट लॉ में, कि जो ये है ना पहला जो सबसे पास वाला पॉइंट है, जो सबसे क्लोज पॉइंट है, उसको कहते हैं पेरिहेलियन पॉइंट और पेरिगी। इसको पेरिहेलियन कहते हैं या पेरिगी कहते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और जो सबसे जो दूर का डिस्टेंस होता है ना उसको कहते हैं अफेलियन और एपोजी, लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में हमें क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट स्वीप्स आउट द इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स दैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो दिस इज आवर एलिप्टिकल, दिस इज आवर सन, ठीक है, थोड़ा छोटा बना दें, दिस इज आवर सन, ओके। सो अब इसमें क्या बताया है, डैट कि देखो सपोज ये प्लैनेट इधर था, ये प्लैनेट इधर था। अब इसका डिस्टेंस निकालना हो या फिर टाइम इंटरवल निकालना हो तो इसको पहले ज्वाइन कर दो इससे, फिर इसको ज्वाइन कर दो इससे। सो दिस इज़ द एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेट। इसमें सी से डी पॉइंट में जाने में इतना लगा उसको एरिया, और इसका टाइम हमें हो सकता है दिया हो, कभी कभी दिया भी हो सकता है, कभी कभी निकालने के लिए भी कह सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। सो दिस इज़ द एरिया जो ए से बी में जाने के लिए लगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि अगर हमने कंसीडर किया कि सी से, पेन चेंज कर लेते हैं, सी से डी में जाने के लिए हमें लगा T1 और हमें फिर ए से बी में जाने के लिए लगा हमें T2, ठीक है। तो अगर हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि T1 T2 के इक्वल है, मतलब टाइम इंटरवल दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब होगा कि एरिया भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। इफ़ दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि T1 जो है वो T2 के इक्वल है, तो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर कि A1 भी किसके इक्वल होगा, A2 के इक्वल होगा। दैट इज़ एरिया स्वेप्ट is directly proportional to the time taken. Area swept is directly proportional to the time taken. Understood? ठीक है। फिर एरिया कवर्ड और स्वेप्ट बाय द प्लैनेट। अब हमने एरियल वेलोसिटी इधर लिखी थी, मतलब बताई थी मैंने आपको, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ एरियल वेलोसिटी होती क्या है।
So this is the elliptical orbit. Suppose this is the sun, this is the C point, this is the D point जहाँ से कवर करके प्लैनेट आया है. सो आपको अगर निकालना हो ना टोटल, तो ऐसे ऐसे बना देना उसका इन रिस्पेक्ट टू सन के. एरिया कवर्ड और स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, ये क्या है, एरिया कवर्ड और स्वेप्ट बाय द प्लैनेट. ठीक है. अब एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt. दिस इज द एरियल वेलोसिटी. एरियल वेलोसिटी क्या होता है, dA/dt. ठीक है. सो अब हमें पता है होना चाहिए कि dA/dt इज इक्वल्स टू L/2m. dA/dt किसकी इक्वल होती है, L/2m की इक्वल होती है, जिसमें L होता है एंगुलर मोमेंटम और 2m होता है मास ऑफ प्लैनेट. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम आपने पिछले चैप्टर्स में किया होगा कि इक्वल होती है mr वेक्टर इंटू वी वेक्टर के. अगर आपको r और v वेक्टर गिवन है, नहीं तो आप इसको इधर से इधर शिफ्ट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो l क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऑफ सन अराउंडिंग द सन भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. कैप्लर्स के थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है, दिस इज द इलेप्टिकल ऑर्बिट. ये सन है सपोज करो. ठीक है. ये हमारा प्लैनेट है. दिस इज द आर फ्रॉम द प्लैनेट. हमने अब इसमें रोटेशन का नहीं किया. सो इसका ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होता है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उसके टाइम स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, r³ के. t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³. ठीक है. इट मीन्स r इज रेडियस ऑफ प्लैनेट. ठीक है. ये है हमारा थर्ड लॉ. ये था हमारा सेकेंड और ये था हमारा फर्स्ट. दिस इज द ऑल 3 लॉज ऑफ कैप्लर्स. ठीक है. हमने पहले में क्या पढ़ा कि पहले वाले पॉइंट को पेरिहेलियन और पेरिग्री कहते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को एपिहेलियन और एपगी कहते हैं. ठीक है. फिर दूसरे वाले में हमने टाइम इंटरवल के बारे में पढ़ा कि अगर गिवन होगा सो A1 A2 भी इक्वल होगा एरिया स्वेप्ट. ठीक है. फिर हमने पढ़ा एरियल वेलोसिटी के. एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt और ये इक्वल होता है L/2m के. एंगुलर होता है, हमें वैसे पता है r वेक्टर इंटू v वेक्टर के, बट वैसे आप इसे शिफ्ट करके भी आप इसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. इतना तो आपको पता चल गया होगा अभी तक. सो थर्ड वेलोसिटी में कि इस पे अब इसमें टाइम में r निकालना तो टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आज हमने कैप्लर्स लॉ पढ़ा, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, एंड इवन हमने ग्रेविटेशनल के कुछ बेसिक्स भी किए. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.